नमस्कार, मेरे शिक्षकगण, मेरे मित्रगण और मेरे बुजुर्ग। आज मैं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है जो कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हुआ है, तो मैं इस पर अपना मुद्दा रखने आया हूँ। और ये मुद्दा हाल ही में जो जेनजी रिवॉल्ट चल रहा है नेपाल में, उसके बारे में। आप सभी जानते हैं जेनजी यानी कि 1997 से लेकर 2012 के बीच जितने भी युवा पैदा हुए हैं वो सभी जेनजी के बीच आते हैं। अब जेनजी के बीच क्यों आते हैं, ये सवाल तो सबके मन में उठता होगा। अब देखिए, सवाल उठने का कारण है कि यहाँ पर जो भी आधुनिक युग है, आधुनिक युग का कारण है कि मशीनें नहीं बल्कि जिसमें सोशल मीडिया, और इस समय 2012 और 1997 मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो दौर है और जो ये सोशल मीडिया उसका विकास हो ही रहा था। तब चलिए हम जेनजी जो रिवॉल्ट है उसके बारे में बात कर ही लेते हैं। जेनजी जिन्हें हम अक्सर कहते हैं वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे या फिर कोई ऐसी बातें करते हैं कि उनके बस की बात नहीं है। आज उसी जेनजी ने नेपाल में सत्ता को ही गिरा दिया। नेपाल के करेंट प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली जो हैं उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। और वही नहीं, ये प्रदर्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पार्लियामेंट में आग तक भड़क गई है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी गई है। अब एक सवाल आपके मन में, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, इतना गुस्सा क्यों, सबके मन में आ रहा होगा। अब देखिए, इसके पीछे का कारण जो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा वो है कि सोशल मीडिया को बैन करना। अब देखिए, सोशल मीडिया को बैन करना एक कारण तो है, लेकिन उसके अलावा और भी कारण है। पहले मैं सोशल मीडिया की बात आपको बता देता हूँ। अब देखिए, अगर बात जहाँ तक सोशल मीडिया की आती है तो इसको बैन करने के पीछे का कारण बस बताया गया है कि फ्रॉड और साइबर क्राइम इनको हटाना। लेकिन जो असल कारण है वो है कि समाज में जेनजी यानी कि युवाओं की आवाज़ को दबाना। अब देखिए, ये बात है 8 सितंबर 2025 की, जब कुछ हज़ार की तादाद में लोग काठमांडू के एक शहर में मार्च कर रहे थे पार्लियामेंट की तरफ। और वो मार्च एनजीओ है जिसका नाम है हामी, नेपाल का ही है, और उसी के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका मेन मकसद यही था कि हम अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र नहीं थे, एकदम नॉन वायलेंस थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने उन पर रबर बुलेट्स और वाटर कैनल से हमला किए ताकि वो प्रदर्शन रोकें। और वही नहीं, ये इतना उग्र होने लगा, उग्र अगर हम कहें तो क्लैशेस बढ़ने लगे। क्लैशेस जब बढ़े तो वहाँ पर फायर जो एक्चुअल बुलेट होती हैं यानी कि मेटल बुलेट वो चला दी गई। और जब बुलेट चलाई गई तो 19 लोगों की मौत और 400 लोग घायल हो गए। और अब जाहिर सी बात है, जब छोटे छोटे बच्चों पे हमला कर दिया गया तो ये राजशाही कौन झेलेगा, ये सवाल हम सबके मन में आते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर जेनजी रिवॉल्ट इतना ऊपर उठा। अब जहाँ तक बात की जाती है सोशल मीडिया पे कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया, ये जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि सोशल मीडिया को बैन करने का ये कारण है, लेकिन उसके अलावा जो कारण है वो है करप्शन, मिसगवर्नेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, और एक सबसे बड़ा कारण कि नेपोटिज्म है जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं उनके लिए। यानी कि मंत्री का बेटा मंत्री होगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। अब हम ये जानते हैं किसी के पिता का अधिकार नहीं है कि वो अगर प्रधानमंत्री है तो उसका बेटा भी प्रधानमंत्री होगा। अब आप जानते हैं नेपोटिज्म में क्या होता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री है उसका बेटा भी प्रधानमंत्री बन रहा है। इसका मतलब क्या जाहिर करना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री है, वो पैदाइशी वो प्रधानमंत्री के गुणों से संपूर्ण है, यही दर्शाना हुआ ना। यानी कि नेपोटिज्म वहाँ पे हो रहा है। तो सर बच्चे उग्र नहीं होंगे तो और क्या होंगे। अगर हम पॉजिटिव व्यू पॉइंट से देखें तो नेपाल में एक तरह से राजशाही ही लाई जा रही है। और अगर बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की, तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट उस हद तक वहाँ पे गिर गया है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 20.82% है। यानी कि हर 5 में से एक युवा बेरोजगार है। और इसका साफ मतलब है कि वो वहाँ पर उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं। उनकी पढ़ाइयाँ केवल किताबों तक सीमित रखी जा रही हैं, और किताबों तक सीमित रखना कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। उन्हें जब असल जीवन में मौके नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा अपने जीवन में। कई युवा डिग्री ले लेते हैं लेकिन उन्हें भटकना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है।
अपनी आजीविका को पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। अब एक बात बताइए, एक मुद्दा बहुत खुलकर सामने आया है कि नेपाल में 15,000 लोग, रूस और यूक्रेन का युद्ध आप सभी लोग जानते होंगे, उसमें लड़ने के लिए गए। क्या मजबूरी होगी उनकी? एक तो जान को खतरा, फिर भी वो लड़ने गए। इसका मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट है नेपाल में। और एक सैनिक ने ये बताया कि बोनस और सैलरी को लेकर वो $4,000 ले लेता है, जो 5 लाख रुपए ज़्यादा है नेपाल के पैसे से, ठीक है। और उसके बाद अगर ये बातें हो जाती हैं तो एक सबसे बड़ा बात आता है करप्शन का। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। अब देखिए भ्रष्टाचार किस तरह हो रहा है, आप जितने भी मैंने पॉइंट बताए अगर आप उनको ध्यान से देखें तो ये भ्रष्टाचार का ही रूप है। सरकार का पैसा लेना, मतलब लोगों का पैसा लेकर सरकार अपनी जेबें भरती है। और वही नहीं, तीनों प्रधानमंत्री जो आप लोगों को मैं बता दूं, जो 3 प्रधानमंत्री नेपाल के हैं, उन सभी के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने सरकारी ज़मीनों को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई है। अब ये सोचने वाली बात है। अब कोई शासक है, शासक की अगर बात करें तो वो क्या करता है, अपना डोमिनेंस पूरे कंट्री में फैलाता है, जहाँ भी जाएगा वो ज़मीनें अपनी कर लेता है, यही है। और